नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज की वीडियो में हम साल 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर पार्टीशन सूट और हक त्याग पत्र को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लैरिफाई किया गया है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हक त्याग पत्र कहते किसके हैं, यानी कि रेलिंक्विशमेंट डीड किसको कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, और अगर एक रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो क्या ऐसी स्थिति में उसकी कानून में कोई मान्यता नहीं होगी। ये सारी चीज हम आज के वीडियो में आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करके दे दिया जाए कि हक त्याग पत्र यानी कि रेलिंक्विशमेंट डीड कहते किसको है। देखिए, ज्यादा टाइम इसमें हम नहीं लगाएंगे, मात्र 2 मिनट में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब कभी भी एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसके अंदर सभी हम वारिसों का हिस्सा होता है, जिसके अंदर सभी उत्तराधिकारी का अधिकार होता है, ऐसी स्थिति में अगर एक हमवारिस, अगर एक उत्तराधिकारी अपना हिस्सा पारिवारिक सदस्यों के हित में छोड़ना चाहता है तो इस रेलिंक्विशमेंट डीड के सहारे से छोड़ा जाता है। बेसिकली दोस्तों, एक ऐसा दस्तावेज है जहां पर केवल एक उत्तराधिकारी, ध्यान दीजिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर ही यह चीज एप्लीकेबल है, केवल एक उत्तराधिकारी ही अपना हिस्सा हक त्याग कर सकता है। एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट होता है जिसको रेलिंक्विशमेंट डीड हक त्याग पत्र कहा जाता है, वो उसको ड्राफ्ट कराकर उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। कोई ज्यादा फीस भी इसमें नहीं लगती, मात्र एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस के दम पर आप अपना हिस्सा अपने पारिवारिक सदस्यों के हित में छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर आखिरकार इसको बनवाया क्यों जाता है, गिफ्ट डीड क्यों नहीं दे देते या फिर सेल डीड क्यों नहीं दे देते। देखिए, गिफ्ट डीड, सेल डीड एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हिस्से में दी जाती है, और आप सभी लोगों को पता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड नहीं की जाती अनटिल एंड अनलेस वो सेपरेट होकर किसी की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ना बन जाए। जब तक एक गिफ्ट डीड आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते। सेम रिक्वायरमेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है, जब तक एक सेपरेट प्रॉपर्टी बनकर आप एब्सोल्यूट ओनर नहीं बन जाते, आप उसको सेल डीड भी नहीं कर सकते। किंतु आप हक त्याग पत्र में ऐसा नहीं होता। रेलिंक्विशमेंट डीड आप अपने शेयर के हिसाब से अपने पारिवारिक सदस्यों के हित में छोड़ सकते हैं, और इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी भी बहुत कम लगती है, और ज्यादातर जगह पर स्टैंप ड्यूटी लगती भी नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग एक हक त्याग पत्र को प्रीफर करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इसके बाद आपको मैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 क्लोज 1 सब क्लोज बी को क्लियर करूं। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां पर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या एक रेलिंक्विशमेंट डीड यानी कि हक त्याग पत्र को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है या फिर नहीं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर किया जाएगा। डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शन 17 सब क्लोज बी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये क्या कहता है? अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो दस्तावेज जो वसीयत के अंदर नहीं आते, विच पर्पस और ऑपरेट टू क्रिएट, जिनका पर्पस क्या है कि वहां पर कुछ चीज क्रिएट की जाए, डिक्लेयर की जाए, असाइन की जाए, लिमिटेड कर दी जाए, एक्सटिंग्विश कर दी जाए। किस चीज को? किसी भी प्रकार के राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी का राइट डिक्लेयर कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ये सारी चीजें। पर ध्यान दे, जिस प्रॉपर्टी में वो किया जा रहा है उसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ऊपर की होनी चाहिए। अब दोस्तों, मुझे लगता है प्रोविजन देखकर बहुत से लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं सरल भाषा में क्लियर भी कर देता हूं। देखिए, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप हक त्याग करना चाह रहे हैं और उस संपत्ति की वैल्यू 100 रुपए से अधिक है, ऐसी स्थिति में आपको, अगर आप हमारे सेक्शन 17 क्लोज बी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर ध्यान देते हैं, तो उस हक त्याग पत्र को, उस रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। नहीं तो उस रेलिंक्विशमेंट डीड की कोई भी कानून में मान्यता नहीं है, उसको बतौर एविडेंस के तौर पर भी कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब
इसी चीज को देखते हुए साल 2023 में बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास की गई है, जिसका मैं आप लोगों के साथ आगे अब डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले केस टाइटल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, केस के फैक्ट्स आपको क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है नागपुर बेंच की तरफ से। पहले इसका आप सेकंड अपील नंबर देखिए 236 ऑफ 2014। केस टाइटल है चंद्रभागा कोले डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स वर्सेस सुब्रबहान सन ऑफ चंपंत्रा शिंदे डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। प्रेजेंट केस में 6 मार्च 2023 को इस जजमेंट को पास किया गया, यानी कि लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं दोस्तों। अब केस के फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर करके दे दिया जाए, उसके बाद ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी वो चीज मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में एक फादर का देहांत हो जाता है साल 1977 में। केस के फैक्ट ध्यान से समझिएगा। इसके बाद उनके 2 लीगल ईयर्स हैं, उनका बेटा और बेटी। ऐसी स्थिति में बेटी की तरफ से ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनके भाई ने एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर उनके सिग्नेचर करवाए थे। अब उनको ये नहीं पता था कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी। उनके ब्रदर का कहना था कि प्रॉपर्टी का इक्वल पार्टीशन करना है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स पर मैं ये तुम्हारे साइन करा रहा हूं ताकि हम अपना इक्वल पार्टीशन कर सके। पर कुछ समय बाद साल 1990 के आसपास बेटी को एक नोटिस रिसीव होता है, जहां पर यह चीज क्लैरिफाई होती है कि जो उनका भाई है वो अपने नाम पूरी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करा रहा है। अब जैसे ही ये चीज उसको क्लैरिफाई होती है, वो तुरंत कोर्ट में एक पार्टीशन सूट डालती है, जिसमें सूट फॉर पोजेशन का भी रिलीफ मांगा जाता है। अब दोस्तों जब ये केस फाइल किया जाता है, इसके बाद बेटी का कहना है कि लोअर कोर्ट और अपीलिएंट कोर्ट ने उनके इस सूट को ही डिसमिस कर दिया। लोअर कोर्ट की फाइंडिंग्स थी कि प्रेजेंट केस में बेटी ने जो पार्टीशन सूट डाला है उसको डालने में देरी कर दी, जो लगभग 14-15 साल लेट डाला गया। सेकंड चीज, बेटी के जो एलिगेशन है कि वो रेलिंक्विशमेंट डीड धोखे से बनाई गई है, मुझे पार्टीशन डीड कहकर स्टैम्प पेपर पर साइन कराया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटी ने कोई रेलिंक्विशमेंट डीड भी कोर्ट के सामने नहीं रखी जो ये चीज एनालाइज कर सके कि हाँ बेटी से इस डॉक्यूमेंट पर धोखे से साइन कराए गए। तो ऐसी सिचुएशन में लोअर कोर्ट और अपीलिएंट कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया ऑन कोस्ट पर। अब दोस्तों ये मैटर आगे चलकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अपीलिएंट यानी कि बेटी की तरफ से अपील डाली जाती है। अब दोस्तों जब ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में गया तो बेटी का तो यही कहना था कि मुझसे यहां पर एक ब्लैंक पेपर पर साइन कराकर मेरे ब्रदर ने अपने नाम से म्यूटेशन करा लिया, यानी कि मेरा हक उस संपत्ति से खत्म कर दिया। किंतु ब्रदर का कहना है कि मेरे पिताजी ने ऑलरेडी मेरे फेवर में एक विल भी प्रेजेंट की है और विल के बिहाफ से देखा जाए तो भी मैं मालिक हूं, और जो मेरी सिस्टर ने रेलिंक्विशमेंट डीड दी है उसके हिसाब से देखा जाए तो भी मैं मालिक हूं। अब ये फैक्ट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखे गए हैं। अब देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर क्लैरिफाई किए। सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि कोर्ट के सामने ना ही कोई विल प्रेजेंट की गई है, ना ही कोई रेलिंक्विशमेंट डीड प्रेजेंट की गई है। इसके अलावा जो वो रेलिंक्विशमेंट डीड की बात की गई है वो यहां पर रजिस्टर्ड भी नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में ब्रदर ने भी इस चीज का कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया कि क्या वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। इस चीज से सिस्टर के एलिगेशन से यही अज्यूम किया जाएगा कि वो रेलिंक्विशमेंट डीड रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम सेक्शन 17 सब क्लोज बी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट पर ध्यान दें, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया था, तो एक रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा कोर्ट का कहना है कि जो ब्रदर क्लेम डाल रहा है कि मेरे फादर ने एक विल भी बनाई है, तो अगर ब्रदर के पास एक विल है तो इसके बावजूद उसको यहां पर पार्टीशन डीड पर साइन करवाने की क्यों जरूरत पड़ रही है अपनी सिस्टर से। इसके अलावा अगर एक विल प्रेजेंट है तो सिस्टर हक त्याग पत्र क्यों बनाएगी। ये दोनों पॉइंट भी कोर्ट ने वहां पर पकड़ लिए। इसके अलावा कोर्ट का यह भी कहना है कि जब तक एक ब्रदर अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक उस चीज को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। और जो वो रेलिंक्विशमेंट डीड थी, रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य था, जो कि रजिस्टर्ड तब भी नहीं करवाया गया। और इस चीज को देखते हुए यहां पर सिस्टर की तरफ से जो पार्टीशन सूट दाखिल किया गया है इक्वल शेयर्स के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपना ऑर्डर पास कर दिया। अब दोस्तों
ये चीज बहुत से लोगों को बहुत खुशी प्रोवाइड कराएगी और बहुत से लोगों को बहुत परेशानी करेगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग अपनी माताओं बहनों से हक त्याग पत्र ले लेते हैं या फिर वो अपनी मर्जी से दे देती है। ऐसी स्थिति में उस हक त्याग पत्र के बिहाफ से वो अपने नाम पर जाकर म्यूटेशन भी करवा लेते हैं। पर रेलिवेंट जजमेंट से आपको क्लैरिफाई हुआ है कि अगर वो हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट की नजर में उसको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आज भी जिसने अपना हक त्याग पत्र के माध्यम से संपत्ति को छोड़ दिया है वो पार्टीशन सूट के माध्यम से प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा पाने के लिए क्लेम डाल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।